Good evening, bacha log. Welcome to my YouTube channel Concept with CA Hemant. In the today's learning series, we will be continuing the CA Foundation Accounts. ठीक है. So हमने accounts में जो शुरू के 3 सेशंस किए, उसमें हमने accounts की बहुत सारी चीजें बेसिक डिस्कस करी थी. मैं आपको जस्ट एक ओरल ब्रीफ दे देता हूँ. ठीक है. हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. हमने कहा था कि एवरी पर्सन इज डूइंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कैरिड आउट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द लिवलीहुड. हमने कहा था कि हम अकाउंट्स में केवल वही चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो मेजरेबल होता है इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर हमने कहा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन. हमने बड़ा ही डिटेल में डिस्कस किया था कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, समराइजेशन क्या होता है, एनालाइजेशन क्या होता है. फिर हमने स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में दिखा था कि हमने अकाउंटिंग करनी कैसे है. तो पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए. उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री पास करेंगे, दैट इज रिकॉर्डिंग. फिर लेजरिंग होगा, दैट इज क्लासिफिकेशन. फिर समराइजेशन, फिर एनालाइजेशन, फिर इंटरप्रिटेशन. फिर हमने प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में गए थे. हमने जनरल फाइनेंशियल प्रोसीजर में गए थे. जनरल फाइनेंशियल प्रोसीजर में क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन. और फिर हमने देखा था यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमने बड़ा ही ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखा था कि भाई आज के डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर केवल और केवल पर्टिकुलरली पर्सनल जो बिजनेस कैरी आउट कर रहा है वो नहीं है, बल्कि सब कुछ है. फिर हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखा था ऑफ द अकाउंट्स. इसमें हमने क्या देखा था, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स इटली में हुआ था, लुका पेसियोली ने किया था इन द ईयर 1498. ऑब्जेक्टिव से अकाउंटिंग में देखा था सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना. ठीक है. उसका प्रॉफिट पता लगाना. फिर अपने बिजनेस की वाइबिलिटी या स्ट्रेंथ या एसेट्स और लाइबिलिटीज को पता लगाना. बिजनेस में सॉल्वेंसी को पता लगाना. फिर हमने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग देखा था. फिर हमने देखा था मेजरमेंट करना, फोरकास्टिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना. वो दिखाया था ना मैंने आपको एक सीएमए का फॉर्मेट. कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन करना, कंट्रोल्स लगाना. ठीक है. एक बात बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है मेजरमेंट करना. सबसे पहले आपने मेजरमेंट किया था कि नहीं सीएमए में, आपने कैलकुलेट किए थे, मेजरमेंट किया था. फिर आपने उसके बेसिस पे प्रोजेक्शंस बनाया था. फिर आपने रेशियोज के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग किया था. ठीक है. फिर आपने कंट्रोल्स लगाए थे, कंपैरिजन इवैल्यूएशन किया था, फिर कंट्रोल्स लगाए थे. ठीक है. फिर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी देखा था. फिर सब फील्ड ऑफ अकाउंट्स देखा था. ठीक है. फिर हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से यूजर्स होते हैं. फिर अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी सेकंड नंबर तक की नॉलेज सीरीज में. ठीक है. आज हम लोग जो है ओके आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की अपनी सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं. ठीक है. चलिए, आज हमने डिस्कस करना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं. ठीक है. सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. Accounting concept are the assumption on the basis of which the financial statement of the entity are prepared. अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है एंटिटी का वो प्रिपेयर्ड होता है. ठीक है. अब व्हाट आर द एजम्पशंस. एजम्पशंस क्या होते हैं, जैसे आपकी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है. क्या होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मतलब आप ये मान के बनाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट को कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फॉरएवर. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. इसके अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है. तो कॉन्सेप्ट जो है एजम्पशंस होते हैं दोस्तों, जिसके बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है. अगर आपको लिखना है ना तो आप यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, मेरे साथ में एग्जाम्पल्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ठीक है. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कह सकता. समझ में आई दोस्तों. ठीक है. चलिए, अब समझिएगा बात होता क्या है ना. हम लोग अकाउंटेंसी बना तो लेते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेते हैं, बट थ्योरी में हम लोग लैक्यूना हो जाता है, बट लटक जाते हैं. ठीक है. क्यों लटक जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है. इजी तो बहुत है, क्या हार्ड था बताइए. इसमें सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है. अब एग्जाम में आपके करेक्ट इनकरेक्ट ने पूछेगा, बताइए कौन से किसको व्हाट इज अजम्पशन ऑन विच अकाउंटिंग
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज, आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे आपको अगर पढ़ के नहीं गए होंगे तो, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन कॉमनली एसोसिएटेड विद थियरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग एंड सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। तो उनका ये कहना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, ओके, वो कॉमनली एक्सेप्टेड थियोरी जो होती है, प्रैक्टिस जो फॉलो किया जा रहा है, ओके, उसको जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मेरी बात समझिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं असम्पशन जिसके बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उस कोई पर्टिकुलर थियोरी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब आप बोल सकते हैं जैसे कि कुछ जनरल अकाउंटिंग करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जैसे डेवलप कर रखी है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब आप मुझे बताइए अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो एक कंसिस्टेंटली ओके फॉलो करने वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबिलिटी रहे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, देयर शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशन, ठीक है, रियल अजम्पशंस पे बेस्ड होना चाहिए। देयर शुड बी क्लियर अंडरस्टैंडेबल, दिस मस्ट बी फॉलो कंसिस्टेंटली। जैसे कि मान लीजिए आपने आपने जो अकाउंटिंग करते हैं, सपोज आप सबसे पहले जैसे मान लीजिए आज अगर आपने अगर पढ़ रखा होगा क्लास 11 12 में, आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप फिक्स्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो करते थे और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते थे, ठीक है। अब आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से आपको FIM मेथड ही फॉलो करना चाहिए या RBM मेथड ही फॉलो करना चाहिए, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Accounting principles are the body of knowledge commonly associated with theory and procedures of accounting and serving as an explanation to current accounting practices। मतलब ये आपने जो आज अकाउंटिंग में प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री के लोग FIM फॉलो करते होंगे, RBM फॉलो करते होंगे, जिससे बेटर प्रेजेंटेशन आता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है ना, तो उसकी बात कर रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ठीक है, चलिए। अब उनका ये कहना है कि जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो रियल अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए, फ्यूचर प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और इंफॉर्मेबल होना चाहिए। मतलब इंफॉर्मेबल का मतलब होता है कि लोगों को जानकारी ओके प्रोवाइड करना चाहिए। यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ओके, यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ओके, उनको इंफॉर्मेशन देने वाला होना चाहिए, ठीक। फिर हमने कहा अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन इमर्ज्ड आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे आर डिराइव्ड बाय यूसेज और कस्टम। कन्वेंशंस कुछ नहीं है, कन्वेंशंस मतलब प्रिंसिपल की बात ही हो रही है, भी प्रिंसिपल ही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है। कन्वेंशंस क्या होता है, एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर लंबे समय से किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है, तो उसका एक प्रकार से क्या है, कन्वेंशन है, यूसेज है कि ऐसा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो एग्जाम में ना 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रू फॉल्स, उसमें ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब हमने करना है एक्सप्लेनेशन एंड टाइप्स। अब हमने कहा ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इज नथिंग बट assumption on the basis of which the financial statement is prepared। अकाउंटिंग कंसेप्ट वो होते हैं दोस्तों जिसके बेसिस पे आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहली बात सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, आप लोग ने क्लास 11 12 में देखा होगा, क्लास 11 12 में देखा होगा, आप एक एंट्री पास करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या एंट्री पास करते दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल,
कि जब आपने, और आप नरेशन में क्या लिखते थे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपको समझता होगा एक जादू होता है, ठीक है, एक जादू होता है, ठीक है। आप कह रहे हो जी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आपने बिजनेस चालू किया, लेकिन आप एंट्री क्या पास कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश मिला, और टू कैपिटल, कैपिटल मतलब प्रोपराइटर, प्रोपराइटर से जो है पैसा मिला। अब देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, मिस्टर शोएब है, ये प्रोपराइटर है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि प्रोपराइटर और बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। बिजनेस क्या बोलता है, अगर आपने मुझे पैसा दिया ना, तो आपने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, उसके बदले में मैं आपको प्रॉफिट कमा के दूंगा। दोस्तों एक बात बताइए, अगर बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट नहीं होता, तो बैलेंस शीट में कैपिटल लाइबिलिटी साइड में क्यों दिखता, क्योंकि बिजनेस क्या बोलता है कि अगर आपने मुझे कैपिटल दिया ना, अगर आपने मुझे पैसे दिया ना, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ठीक है। तो हमेशा जब भी हमने अकाउंटिंग करनी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दी बिजनेस करनी है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दी बिजनेसमैन नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। तो क्या बोलता है देखिए, अगर सोए पैसे लगाता है बिजनेस में, तो क्या बोलता है, कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैपिटल को बिजनेस अपनी क्या मानता है, लाइबिलिटी साइड में दिखाता है बैलेंस शीट के। क्या बोलता है बिजनेस, देखो तुमने मुझे पैसे दिए ना, कोई एहसान नहीं किया, तुमने जो मेरे को पैसे दिए वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, इसलिए उसको प्रोपराइटर का नाम बिजनेस में नहीं लिखता है, ठीक है। और वहां पर उसकी जगह में क्या लिखता है, वर्ड कैपिटल लिखता है। समझ में आई मेरी बात। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपली ये बोलता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन, एनी एंट्री विच इज पास्ड इन द अकाउंट्स विल बी पास्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट बिजनेसमैन, ठीक है। देखिए क्या बोला, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर and business transactions are recorded in the books of accounts from the point of view of the business and not of the owner of the business। तो इसका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है। तो समझ में आई मेरी बात। देखिए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सिंपली बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन। आप जो एंट्री पास करते हो, कभी लॉजिक समझने की कोशिश की हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आप बोल रहे हो जी कैश अकाउंट डेबिट मतलब पैसा मिला, पैसे मिला क्या, आपने ही तो बिजनेस में लगाया, पैसा तो आप ही का है, तो फिर मिला क्या होता है, मिला इसलिए होता है क्योंकि वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन। समझ में आई मेरी बात। ये जो कैपिटल, ये जो ड्राइंग्स की एंट्री पास करते हो ना, ये ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है एज पर दिस कॉन्सेप्ट एवरीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस। मैंने दोस्तों आपको एक चीज पढ़ाया था, ठीक है, अभी तो कंसेप्ट छोड़ दो। मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी तभी मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अकाउंट्स में केवल वही चीजें रिकॉर्ड होती है जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होती है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोला, एज पर दिस कॉन्सेप्ट एवरीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी only shall be recorded in the books of account। example salary paid rupees 4000, purchase of 200, like that। मतलब अगर कोई भी चीज इन टर्म्स ऑफ मनी जो है, ओके, मेजरेबल नहीं होगी, तो वो चीज जो है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा, वो फटाफट से मुझे रिवाइज करा दीजिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट इज नथिंग बट assumption on which the financial statement is prepared। what is accounting principle, accounting principle is nothing but a assumption which is drawn from the theory which is universally accepted, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशन भी वही होता है जो, ओके, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से इमर्ज्ड होता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का एक नॉलेज सीरीज का डिस्कशन, ठीक है। लेके ध्यान दीजिए, अब हमने नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या होता है पीरियोडिसिटी, देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं दोस्तों, ये सब पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, व्हाट इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी मतलब आपने कभी गौर किया है, हमने जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हम एक ही साल का बनाते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ऐसा क्यों करते होंगे, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंट जो है वो हमेशा पीरियड के लिए प्रिपेयर होगा, और पीरियड का मतलब होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू दिस, अकाउंटिंग लिखा गया एक्चुअली में, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पीरियड, द पीरियड शैल बी ऑफ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अच्छा, हम लोग अकाउंट्स में सर दिसंबर का डेट क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है कि फिनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। नॉर्मली हम लोग दोनों अकाउंट्स को आपस में रिकंसाइल करने के लिए और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए अकाउंट्स हमेशा 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही बनाते हैं। पर्पस ऑफ दिस कंसेप्ट, अब हमने बोला कि भाई एक कंसेप्ट उन्होंने बोल दिया कि आपने केवल 1 साल का अकाउंट्स बनाना है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ऐसा क्यों बोला? क्यों? क्योंकि कंपैरिजन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड, अगर आपको दो पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है तो आपको एक पर्टिकुलर पीरियड तो होना चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। अब मान लो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है अकाउंट 2-3 साल तक, कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप कंपेयर करेंगे तो करेंगे किससे? भाई एक होता है बिजनेस प्लान बनाना। आप बिजनेस प्लान बनाते हैं कि अपने इतना रेवेन्यू ग्रोथ करना है, तो उतना रेवेन्यू ग्रोथ आप कैसे करेंगे? आपको पता तो होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी आनी चाहिए। तो बोला पहला पर्पस क्या होता है? कंपेरेबिलिटी लाना। दूसरा, यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मैचिंग ऑफ पीरियड रेवेन्यू विद पीरियड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड उन्होंने फ्रीज कर दिया, सपोज 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इस पीरियड के जितने रेवेन्यू है उसको इस पीरियड की ओके एक्सपेंसेस के साथ जो है ओके कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अक्रूवल कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अकाउंट्स में एक और कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब होता है, आप एक बात बताओ, आपने कोई सामान परचेस किया तो उधारी नकदी दोनों में परचेस करते हो ना, तो जो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन आप 11th-12th में रिकॉर्ड करते थे ना दोस्तों, वो इस कंसेप्ट के वाया रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, आपने कभी गौर किया कि खाली कैश कैश क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, क्रेडिट क्यों रिकॉर्ड करते हैं? तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग इस कंसेप्ट के माध्यम से होता है। अभी देखो, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ऊपर मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द कन्वेंशंस ऑन विद अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो जर्नल एंट्री के बेस से ही बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री का जो बेस है वो क्या बना रहा है? आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे उसके बाद क्या होता है? अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अदर इवेंट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस व्हेन दे अकर नॉट एक्चुअली रियलाइज्ड और पेड एंड दे आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब भले आपने पैसे मिले हो ना मिला हो, खर्चे का पेमेंट किया हो ना किया हो, आपको रिकॉर्डिंग करना है। अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट होता है मैचिंग कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट समझ में आया ना? ये देखिए, जैसे एग्जांपल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑफ 4,000 रुपीज, अगर 4,000 रुपए का माल सपोज अगर उधारी में बेचा है, तो ये उधारी की एंट्री अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे? अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से। अक्रूवल कंसेप्ट ये बोलता है कि उधारी की एंट्री भी आपको रिकॉर्ड करनी है बुक्स में, केवल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे बल्कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होंगे। अगर कोई एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं या कोई इनकम अक्रू हो गई, इनकम को रिकॉग्नाइज मत करो बट कोई एक्सपेंसेस जो है ओके अगर ड्यू हो गए तो भी आपको जो है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस जो पर्टिकुलर पीरियड के हैं, केवल वही एक्सपेंसेस जो है वो उस साल की रेवेन्यू में बुक होना चाहिए। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा एक एंट्री आप पास करते थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप क्या करते थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को करंट ईयर के एक्सपेंसेस से ऐड करते थे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट ईयर के एक्सपेंसेस से माइनस करते थे। अभी क्या होता है, अपने बिजनेस में बहुत सारे खर्चे रहते हैं जो अपन एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। सपोज क्या हुआ, सपोज जैसे मान लो इंस्टीट्यूट को मैंने अपनी मेंबरशिप फीस देता हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट को मैं हर साल मेंबरशिप फीस देता हूँ, एक सर्टेन अमाउंट जो इंस्टीट्यूट मुझसे लेती है। ठीक है, अपनी मेंबरशिप रिन्यू कराने की। तो अब मान लीजिए मेरे पास ये ऑप्शन इंस्टीट्यूट देती है कि मैं 5 साल की मेंबरशिप फीस एक साथ पे कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने 5 साल की पूरी मेंबरशिप फीस एक साथ पेमेंट कर दी, तो क्या वो मेरा, मैं उसको इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालूंगा क्या वो खर्चा? आंसर इज नो, बिकॉज वो जो खर्चा है दैट इज नॉट रिलेटेड विद दिस करंट पीरियड। दैट इज, अगर 5 साल के लिए मैंने कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट एक साथ एडवांस में कर दिया, दैट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? अगर मैचिंग कंसेप्ट नहीं होता ना, तो वो पूरे 5 साल का खर्चा मुझे इस साल ही बुक करना पड़ता। ठीक है, दिस कंसेप्ट स्टेट दैट all expenses match with the revenue
All expenses with revenue of that period should only be taken into account in the financial statement of organization. If any revenue is recognized and expenses related to earning of that revenue shall also be recognized. समझ में आई मेरी बात? उनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सपेंडिचर इनकर होता है या कोई रेवेन्यू आता है, तो कोई रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंसेस केवल वही रिकॉर्ड होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है करंट ईयर की रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंसेस के साथ मैच कराना है। समझ में आई दोस्तों? ओके, चलिए नेक्स्ट होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? आप बिजनेस को ये मान के चलाइए जैसे कि बिजनेस हमेशा चलते रहेगा। समझ में आई मेरी बात? मैं आपको बताऊं, जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, तो ये बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न। समझ में आई मेरी बात? कि आपने अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न पे दिखा रखा है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है आपने अपनी एसेट्स को उस वैल्यू पे दिखा रखा है जिस वैल्यू में उसका एक्चुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए, रादर रियलाइजेबल वैल्यू। समझ में आई मेरी बात? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है बिजनेस विल गोज ऑन फॉर एवर। बिजनेस जो है वो फॉर एवर चलता रहेगा, आपको ये मान के अपनी अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, बोला दिस कंसेप्ट स्टेट दैट नॉर्मली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द assumption that enterprises is a going concern and will continue its operation in the foreseeable future. Hence, it is assumed that an enterprise has neither intention nor needed for liquidation. इसलिए assume किया जाता है कि बिजनेस को जो है ओके लिक्विडेशन करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एग्जांपल आपको ना एग्जाम में दे सकता है, पूछ सकता है प्रैक्टिकली बताइए कि कैसे इस बैलेंस शीट को देख के बताइए कि ये गोइंग कंसर्न के हिसाब से बना या नहीं बना। अब देखिए इसमें क्या, इस बैलेंस शीट में कैश दिख रहा है 4,000 रुपया, फिगर सेट दिख रहा है 4,000 रुपया और कैपिटल दिख रहा है 8,000 रुपया। अगर मार्केट में मैं जाऊंगा तो फिगर सेट की वैल्यू 3,005 रुपीड है ना, एंड मैनेजमेंट वुड लाइक टू शो द एसेट एट द रेट मार्केट वैल्यू। और मैनेजमेंट जो है वो कह रहा है कि जी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे दिखाना चाहता हूँ। अगर उसने इस फिक्स एसेट की वैल्यू को 4,000 की जगह 3,500 रुपए दिखा दिया, तो मैं बोलूंगा इसका गोइंग कंसर्न सही नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है। भाई आप किसी चीज को बेचने की बात तो तब करते हो ना जब आपका बिजनेस का शटडाउन का स्टेज आता है या आप कोई बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो वही बोला गया कि अगर आपने अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट को रियलाइजेबल वैल्यू पे, अगर आपने एसेट्स की वैल्यू को रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखा दिया, सिंपली समझ लीजिए अगर आपने बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वो वैल्यू दिखा रखी है जिस वैल्यू पे मार्केट में अगर आज उसको बेचना जाए तो बिक जाएगा, दैट इज नोन एज कि आपका गोइंग कंसर्न एजम्पशंस प्रॉपर नहीं है। ठीक है, आप लोग जब सीए इंटर में जाएंगे ना तो ऑडिट पढ़ेंगे, तो ऑडिट में ऑडिटर की एक रिपोर्टिंग भी होती है कि अगर आप किसी भी एंटिटी का गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है दोस्तों, तो उसको जो है ओके ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। By this concept, the value of asset are to be determined on the basis of historical cost. In other words, acquisition cost. देखो जब आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेस करते हो, सपोज जब आपने एसेट परचेस किया, एसेट की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए। ठीक है, आज उस एसेट की वैल्यू जो है मार्केट में अगर आप जाते हैं सेकंड हैंड में बेचने के लिए तो 20 लाख रुपए में बिक रहा है दोस्तों। तो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको अपनी वैल्यू एसेट की उस 1 करोड़ रुपए भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मशीनरी परचेस किया 40,000 रुपए का, विल बी शोन इन द बुक्स एट द रेट 40,000 ओनली, नॉट विद स्टैंडिंग मार्केट वैल्यू इज 45,000 रुपीज। आज अगर उसकी मार्केट वैल्यू 45,000 रुपीज है तो अपनी बैलेंस शीट में आप 45,000 में नहीं दिखाएंगे। अब समझना मेरी बात, अगर आपने बैलेंस शीट में 45,000 में दिखा दिया ना, इसका मतलब आपका गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है दोस्तों। समझ में आई मेरी बात? आप कभी सोचे फिक्स्ड एसेट में जब अकाउंटिंग करते थे तो आपने फिक्स्ड एसेट की जो एक्विजिशन कॉस्ट होती थी उस पर डेप्रिसिएशन लगा लगा के चलते जाते थे। आपने रिवैल्यूएशन नहीं करते थे एसेट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से रिवैल्यूएशन रिजर्व बना देते थे। वो क्यों बनाते थे? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपने जिस वैल्यू पे दिखाया, आपको मार्केट वैल्यू नहीं दिखानी है अपने बुक्स में। जब मैं आपको फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हमने कहा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन मतलब क्या बोला? एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। दोस्तों जब आप फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग करते थे तो आप एक चीज गौर करते थे कि उस समय जैसे मान लीजिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सीधा है, वो क्या बोलता है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में अगर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है,
अगर कोई एसेट की वैल्यू में, कोई डेटर्स, कोई क्रेडिटर्स की वैल्यू में या प्रोविजंस की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो आप उसको जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस चेंज को रिपोर्ट मत करिए। आप उसका चेंज तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली में जो है रियलाइज हो जाए। समझ में आई मेरी बात? बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी अकाउंट्स तो बहुत बेसिक सा पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हमने एक एंट्री पास करते हैं जब बिजनेस चालू करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कभी गौर किया कि डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? आपने देखना बैलेंस शीट हमेशा टैली हो जाती है, जादू हो जाता है। कॉमर्स वालों के पास एक जादू है। कौन सी जादू है? कॉमर्स वालों के पास ये जादू है कि वो लोग बैलेंस शीट को इक्वल कर लेते हैं। तो अब अभी आपने सोचा ये जादू कैसे होता है? ओनली बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है दिस कंसेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, फर्स्ट इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। ये बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक को तुम डेबिट कर देना, दूसरे को तुम क्रेडिट कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या होता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? आपने ना अकाउंट जब बनाए होंगे क्लास 11 12 में, तो आपने देखा होगा आप एक प्रोविजन बनाते थे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्यों बनाते थे ये सब? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के कारण दोस्तों, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकाउंटेंट शुड नॉट एस्टिमेट एनी फ्यूचर इनकम, हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। फॉर दिस कंसेप्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 3 क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेमली, ठीक है। पहला, अगर उन्होंने बोला कि आपका जो है, ओके, जैसे मान लीजिए आपके डेटर्स हैं, ठीक है। आपको लगता है भाई मेरे पास जितने देनदार हैं मेरे बिजनेस में, जितना मुझे देनदारी है बिजनेस में, जितना मुझे लेनदारी है, सॉरी, आपको जितने पैसे बिजनेस में लोगों से मिलने हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई कुछ पैसे तो मुझे नहीं मिलेंगे, कुछ पैसे तो मेरे डूब जाएंगे, तो अगर आपको एक्सपेक्टेड है, अगर आपको एक्सपेक्टेड है, तो आप क्या कर लीजिए, उसके लिए प्रोविजन बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें दी हुई है, आपको अगर प्रोविजन बनाना है, सपोज सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ठीक है। मेरे बिजनेस में डेटर्स खड़े हुए हैं बुक्स में, जो मुझे पैसा देंगे, सपोज 40 लाख के, ठीक है। 40 लाख के डेटर खड़े हैं। अब मुझे लग रहा है भाई 2% तो पैसा नहीं मिलेगा। अभी दिक्कत क्या होगी समझो, अगर मुझे पता है कि 40 लाख में 2% मुझे नहीं मिलने वाला है, अगर मुझे पता है कि 40 लाख रुपए में मुझे 2% तो नहीं मिलने वाला है, 2 लाख, 2% मतलब लगभग 80,000 रुपए तो मुझे नहीं मिलने वाले, मुझे पता है ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए मैं प्रोविजन नहीं बनाता हूँ, प्रोविजन नहीं बनाता हूँ, तो प्रोविजन नहीं बनाऊंगा तो मेरे बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा आएगा, तो इन्वेस्टर मिसगाइड होगा कि नहीं होगा? इसलिए उन्होंने एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल दे रखा है। उनका कहना, सबसे तीन चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही तो आप प्रोविजन बना लीजिए। पहला, जजमेंट अबाउट द पॉसिबल, पहला उन्होंने क्या बोला, जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉस विच आर टू बी गार्डेड। आपने जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसका आपके पास एक प्रॉपर जजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूट्रलिटी, दैट इज अनबायस्ड आउटलुक रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड सच पॉसिबल लॉसेस। आपको अनबायस्ड, न्यूट्रली होकर सोचना है कि भाई मेरा कितना पैसा डूब सकता है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव वैल्यू, सारे जो वैल्यूज है वो फेथफुली रिप्रेजेंट होने चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो उनका ही कहना है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आप उसके लिए आज ही क्या बना लीजिए, प्रोविजन बना लीजिए। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई इनकम वाली है तो इनकम आप रिकॉग्नाइज मत कीजिए। देखिए नोशनल इनकम शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, बट नोशनल लॉस मीन्स अनएक्सपेक्टेड लॉस जो हो सकता है, इफ यू थिंक सो, और अगर प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव डेटा है तो आप प्रोविजन बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है, ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी जो होती है उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये सब की ना
रिपोर्टिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो ऑडिटर होते हैं ना वो इसको रिपोर्ट करते हैं, शेयर होल्डर को बताते हैं ये सब चीजें। देखिए, इन ऑर्डर टू अचीव द कंपेरेबिलिटी, अब मान लीजिए आपके पास दो अकाउंटिंग की पॉलिसी है, ठीक है ना, मैं एक जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मान लीजिए आप अभी तक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे थे बुक्स में, तो आपका डेप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट का रहा था। आपने क्या किया, इस साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा दिया, उसके कारण क्या हुआ, आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया, क्योंकि वो रिड्यूसिंग वैल्यू पे लगता है। आरबीएम, अभी तक आप क्या फॉलो कर रहे थे, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, चलिए एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल, सपोज एसेट्स जो है वो आपने परचेज किया, परचेज फॉर रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का मान लीजिए आपने एसेट परचेज किया, ठीक है। उसमें आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से एट द रेट 10% 2 ईयर तक आपने डेप्रिशिएट किया उसको, ठीक है। आपने 2 ईयर तक डेप्रिशिएट किया, एंड आफ्टर आफ्टर 2 ईयर you have adopted reducing balance method, ठीक है, एट द रेट 10%, ठीक है। अब इससे क्या होएगा समझना, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है। अब ईयर 1 में क्या हुआ, आपकी कंपनी प्रॉफिट पर कमाई, मान लीजिए 1,000 रुपए, 1,000 रुपए कम हो जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। मान लीजिए ईयर 2 में भी आपका प्रॉफिट 10,000 रुपए ही है, ठीक है। ईयर 3 में भी आपका प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 रुपए ही है, ठीक है। अब मैं डेप्रिसिएशन लेता हूँ एट द रेट 10%, ठीक है। अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में लगाऊंगा तो इस साल भी 1,000, इस साल भी 1,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दिया तीसरे साल से, तो क्या होगा बताइए, 10,000 माइनस 2,000 इंटू 10%, ठीक है, मतलब 800 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा, डब्ल्यू पे लगता है तो अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट करूंगा, तो इस साल मैंने 9,000 रुपये कमाया, इस साल भी मैंने कितना 9,000 रुपये कमाया, इस साल जो है, ओके, मेरा प्रॉफिट जाएगा 9,200। तो यहाँ पे इन्वेस्टर मिसगाइड होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताइए। यहाँ पे इन्वेस्टर, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अगर उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी जो है, ओके, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से निकाल दिया, तो उनका डेप्रिसिएशन का फिगर रिड्यूस हो गया। भाई है तो आखिर प्रॉफिट उतना ही ना, बिजनेस में प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा, प्रॉफिट वो आज भी 10,000 कर रहे थे, वो भी 10,000, बिजनेस का कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, लेकिन मैथडोलॉजी चेंज होने के कारण आज इनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो उन्होंने यही बोला है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आप ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू अचीव द कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब 2 साल का डेटा कंपेरेबल कैसे होगा, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम वन टू अनदर पीरियड। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी मेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप जो है अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। अब ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ओरल डिस्कशन बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट आर दिस एक्सेप्शनल सिनेरियोस, पहला, बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है, और चेंज इन स्टैचूट। अगर मान लीजिए कोई लॉ में चेंज आ गया है, अगर कोई लॉ में चेंज आ गया, ठीक है, अगर बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आ गया, तो उस केस में जो है आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। और मेरी बात समझिएगा, जब भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे ना, आपको बैलेंस शीट के फुट नोट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा और आपको इफेक्ट भी बताना पड़ेगा। ये जो इफेक्ट मैंने नीचे बना के रखा है ना,
ये इफेक्ट आपको समझाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज करने के कारण ये इफेक्ट आया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर मिसगाइड ही नहीं होगा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज द ओके बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स फोर्थ सेशन। ठीक है, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, ओके, कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।